तो ये कितनी अच्छी बात है कि आवर हीरोज आर लाइक साइंटिस्ट। ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट भी तो करो उनको एटलीस्ट। मतलब मैं बहुत लोगों से मिला कि आप 10 इसरो के साइंटिस्ट का नाम बता सकते हो, नहीं बता सकते। 5 भी नहीं बता सकते, 10 तो बहुत नहीं ज्यादा। बता वो कोई जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर याद कर लेंगे 3-4। नहीं, वो भी पुराने वाले ना, सारा भाई, हाँ मतलब नहीं नहीं हो रहा ना, अब्दुल कलाम और उनको सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं। एक बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक तरह का वीटो था। हम्म वो ये था कि हम बीच में आते हैं तो इंडिया से जो ट्रेड होगा वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाएगा, और वहाँ से जो ट्रेड होगा, और कुछ साल पहले तक मैंने सुना था कि जो इंडिया से सामान जाता था वो पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था, मिडिल ईस्ट से जो सामान आ रहा था उसको पाकिस्तान अलाउ कर देता था। बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंडिया ने अब उस चीज़ को बाईपास कर दिया है थ्रू दिस एक ये नया इनिशिएटिव जो चालू, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। ये तो ठीक है, बट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब जैसे है ना बेंगलोर को बोला जाता है इंडियन सिलिकॉन वैली, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में इतना ज़्यादा हो गया है। अपन ने डिजिटल इकोनॉमी की बात की, कितनी तेज़ी से फैल रही है, और अब एक नया टर्म आ गया है और नया पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है दुनिया को हिलाने के लिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो और बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू ईट अप अवर जॉब्स विद इन लाइक 2 years, सम सेज विद इन 5 years हमारा जॉब तो खत्म हो जाएगा, विद इन 10 years हमारा जॉब खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वी हैव टू पुट इन पर्सपेक्टिव कि मतलब बेसिकली है क्या, और जो अब आया है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या नया इन्वेंशन होता है तो वो एक रप्चर तो क्रिएट करता ही है, आपको ही पता है। जो कंप्यूटर आया हुआ है, इंटरनेट आया हो, तो बेसिकली एआई को जो अपन सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, तो एआई का यूज़ क्या है, मतलब एआई क्या कर रही है आपको। अगर जनरेटिव एआई आ रही हैं, या जैसे अपना चैट जीपीटी है, वो आपको स्कॉलरली हेल्प करेगा, वो आपको ग्रामेटिकली हेल्प करेगा, कुछ चीज़ें फ्रेम करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। आपको अगर लीव एप्लीकेशन फ्रेम करनी है वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो एक सम फॉर्म इक्वलिटी आ गई। पहले ये था कि ये जो अच्छी लैंग्वेज लिख पाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट लिख पाएगा, वो भी एक जॉब थी पहले, कि अच्छी आप वर्डिंग लिख दो तो आपको एक स्पेस दिया जाता था। उस जॉब पे थोड़ा खतरा है कि अब आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट डालना है और वो आपको बना के दे देगा कि ये इसमें होनी चाहिए, और आपको एप्लीकेशन बना के दे देगा। तो दूसरा है कि जनरेटिव एआईज आए हैं। जनरेटिव एआईज में आपको उसका एक इशू है कि डीप फेक्स आ जाता है। डीप फेक्स मतलब आपकी वॉइस वो बना देंगे, ठीक है, मिमिक कर देंगे। इसको जनरेटिव मतलब डीप फेक्स को क्या बोलते हैं कि इट इज अ सिंथेटिक मीडिया which was trained on the original media and which can mimic the real person। मतलब आपका उनके पास सैंपल है, उससे उस एआई को ट्रेन करेंगे और उस एआई से फिर आपकी कोई भी उस वॉइस निकाल के कुछ भी बुलवा सकते हैं। ये सिर्फ वॉइस तक ही सीमित वॉइस है? नहीं, आपके और फोटोज में भी है। अच्छा, आपकी जैसे फोटो वैसी बना देंगे, जैसे आप कोई फोटो में स्माइल नहीं करते, आपको स्माइल पुट ऑन कर देंगे वो। अच्छा। हाँ, तो ये डीप फेक्स बोलते हैं इनको। आप कैसे पता लगाओगे? और ऐसे ही अपने और एआई में, जैसे अपन एआई मतलब अगर हेल्पफुल देखो तो मतलब मेडिकल फील्ड में भी एआई बहुत हेल्पफुल है। अपने रिसर्च बहुत फास्ट कर देगा एआई। और बाकी अपने नए नए टेक्नोलॉजी हुई, जैसे अपने ऑटोमेशन हुआ, उन चीज़ों में फास्ट करेगा। जहाँ ह्यूमंस ज़्यादा नीड थे वहाँ की मतलब जॉब ईटअप कर लेगा और वो अकेला कर लेगा। इसकी अपनी स्पीड फास्ट होगी, लेकिन बहुत सी जॉब्स जाएंगी इसमें। तो सबसे ज़्यादा मतलब थ्रेट किसका है? जो बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं ह्यूमैनिटी पे भी थ्रेट है। एआई इज थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। लेकिन आप उसको देखोगे तो मतलब क्या इसका ब्रॉडर थ्रेट क्या है? ब्रॉडर थ्रेट ये हो सकता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। सपोज करो आपने बोला नहीं, आपकी लीडरशिप अच्छी है, मतलब आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, और आपने आपके आपकी जो वॉइस है उसके थ्रू कुछ भी कहलवा दिया हो, तो लोग तो मान लेंगे, आपके जो फॉलोअर्स हैं। नहीं, पर उतनी अवेयरनेस भी तो आएगी ना फिर। मैं ये तो बोलना हो सकता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उसके मतलब नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे, प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, बट वी कांट डिस्कार्ड दिस टेक्नोलॉजी कि भाई इसके नेगेटिव है। नेगेटिव किसके नहीं है? आपको इंटरनेट यूज लोगे वो भी होती है। लाइक सम पीपल आर सेइंग गुड एआई बैड एआई, वो तो यूज करने के ऊपर होता है। एआई इज ए टूल ना, मतलब वो टूल है, उसको आप कैसे भी यूज ले सकते हो। मतलब इंटरनेट था तो इंटरनेट में बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें भी हैं, कुछ उस पर बॉम्ब भी बनाने की चीजें देख लेते हैं, कुछ उस पर फोन भी देखते हैं।
तो आपके ऊपर है ना, आप यूटिलिटेरियन कैसा है, फिर उसको रेगुलेट कैसे करते हैं। आप जैसे गवर्नमेंट है वो पोर्न वेबसाइट्स शट डाउन करती है, वो यूज नहीं लेने देती, तो ये आपने रेगुलेट किया इंटरनेट को, ठीक है। अब एआई जैसे, अगर आप सैम ऑल्टमैन की कांग्रेशनल हियरिंग देखोगे जो 3 घंटे की है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। एंड इनफैक्ट ही आल्सो सेड कि वी नीड टू रेगुलेट एआई, बट वी कांट पुट आउट बैन ऑन एआई। हाँ, ये इसमें कुछ थ्रेड्स हैं, कुछ इसमें ऐसे इश्यूज हैं जो जैसे मान लो इलेक्शन के टाइम पे ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है डेमोक्रेसी में, कि कुछ भी बना दे, मान लो कि आज अपने कोई अपोजिशन पार्टीज की वीडियो बना दे और वो कुछ भी बोल लें, लोग बिलीव कर लेंगे क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये थोड़ी है कि फिर आप इसको बैन ही कर दोगे। लाइक आज ही G20 में उर्सुला वंडरलेन जो EU की प्रेसिडेंट है, उसने बोला कि वी नीड टू रेगुलराइज द यूज ऑफ एआई। मतलब उसको रेस्पॉन्सिबल एआई नाम दिया गया है कि देयर शुड बी अ रेस्पॉन्सिबल एआई विच कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी टू प्रोग्रेस। लेकिन आप ये सोचो कि मतलब इट कैन मेक ए मैन ब्रेनलेस और वो अपन को इंटेलिजेंस में एआई मतलब अपन को आउटपेस कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो है नैरो डोमेन में इंटेलिजेंट, कि आप उसमें कुछ फीड करोगे तभी वो रिजनरेट करेगा। तो इट्स नॉट लाइक साइंस इन्वेंशन, इट्स इंजीनियरिंग मार्वल। लेकिन ये कुछ इन्वेंशन तो कर, मतलब साइंस डिस्कवरी तो कुछ कर नहीं रहे ना। दे आर नॉट डिस्कवरिंग कि ये चीज हमने कुछ ढूंढ लिया, मतलब एआई अपने आप ढूंढ लेता है। एआई अभी भी अपने डिपेंडेंट, अपन उसको मतलब डेटा फीड करते हैं। इनफैक्ट एक ऑक्सफोर्ड में एक स्टडी हुई है एआई पे, जो एआई को बोला गया है उसको विकिपीडिया का एक्सेस दे दिया गया है, उसको कुछ मिलियंस आर्टिकल्स भी दे दिए गए हैं, और उसको बोला गया कि आप दोनों डिबेट करो, एआई इज गुड और एआई बैड। तो उसने दोनों वे में अपने आप को डिफेंड किया है, लेकिन अल्टीमेटली उसने यही कहा है कि यू नीड टू रेगुलराइज बिकॉज यू कांट डिस्पेंड द एआई। जैसे ये एक मेरे को अभी ख्याल आया, एआई को पहले अपन को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल ओपन एआई भी है, जो चैट जीपीटी भी है, उस पर भी कोई क्वेश्चन लिखो और वो उसका जब आंसर देता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इन्फॉर्मेशन उसी में से निकाल के देता है। इट डजंट क्रिएट समथिंग। उसको मशीन लर्निंग बोल रहे हैं ना, उसको मशीन लर्निंग है। तो वो वहीं से उसको रिफर्बिश करके जो भी आपकी डिमांड है, जिस भी तरह से आपने पूछा है, वो उसको डिलीवर कर देता है। बट वो करता उसी से है जो कुछ है। कुछ नया तो अगर हाँ, मतलब अगर अभी चंद्रयान गया, वो वहां पे पहुंचा तो वो नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब आप चंद्रमा के बारे में पूछोगे तो जो चंद्रयान ने दिया है वो वहीं तक बता पाएगा, उससे 2 कदम आगे नहीं बता पाएगा। जो अब तक अपन को पता है बस वो ही बता पाएगा। अब ह्यूमन माइंड को देखो आप, ह्यूमन माइंड का भी सिस्टम ये है कि जो भी अपने पास है, जो भी अपन ने अपने सेंसेस से या तो टच किया है या टेस्ट किया है या देखा है, अपन उसी से ही अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, परसेप्शन करते हैं, आंसर देते हैं, आंसर लेते हैं, चीजें समझते हैं। वो ह्यूमन भी तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं सर, आप सेम? क्यूरियोसिटी कहाँ से लाओगे उसे एआई की जो ह्यूमंस में है? अब हाँ, मतलब कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, आप क्यूरियोसिटी नहीं ला सकते ना। उसी तरीके से ह्यूमंस में एक दिस विल बी स्पिरिचुअल थिंग, बट there are different ways of communication which are not through senses. वो एआई तो नहीं कर सकता, तो इंसान ही कर सकता है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप उसको ऐसे केवल ह्यूमैनिटी पे थ्रेट है, वो कुछ कहीं ना कहीं कंफर्ट ला रहा है, बट उसको वी हैव टू रेगुलाइज। लाइक आप बोल रहे हो कि उस पर जॉब लॉसेस है, बिल्कुल डेफिनेट जॉब लॉसेस है, कंप्यूटर आया तो भी जॉब लॉसेस हुए, बट वी हैव टू ट्रेन अवर वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू एआई रिलेटेड स्किल्स। उसको एजुकेशन में लाना पड़ेगा अपन को, उसकी रिलेटेड स्किल्स या अपन को मॉड्यूल निकालने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं अपन। सेकंड ये है कि आप ये बोलोगे कि वो अपनी इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा, तो इंटेलिजेंस रिप्लेस करने के लिए उसको खुद का माइंड भी तो करना पड़ेगा, ताकि वो नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करे। वो नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसी में ही कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है? वो अपन कर सकते हैं ना, ह्यूमंस। तो ह्यूमन मतलब कांट बिल्ड ए मशीन जो मतलब ह्यूमन की इंटेलिजेंस को सरपास कर सके, ये पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज अब आप देख रहे हो कि चलो चंद्रयान अपन चले गए, बहुत अच्छा, मतलब अपने प्राउड की बात है। और वहाँ पे होप सिस्टम भी हुआ, आप देखो जब उसको स्विच ऑफ करा गया तो होप करके साइड में रखा गया उसको, अपने विक्रम को। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर समहाउ मतलब थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन ह्यूमन स्पीसीज इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज, कि अपन मार्स पे भी रह सकते हैं, लाइक इलॉन मस्क का है। अपन मून में भी रहेंगे, अपन अलग अलग प्लेनेट्स पे भी रहेंगे। तो इसका मतलब अपन क्या है, अपन यहाँ पे तो कॉन्कर कर लिया है, तो वो चीजें एआई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना।
तो ह्यूमंस को तो आप कैसे मैच कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस? वो पॉसिबल ही नहीं है. व्हाट वी आर मेकिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन इंटेलिजेंस. लेकिन इंटेलिजेंस अपनी तो रोज मतलब डेली ग्रो कर रही है ना. तो उस जो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब दिस इज अ थ्रेट, ये खत्म कर देगा, तो आई थिंक जो मेरे को कई बार लगता है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पे ना बोलो. क्योंकि इशू तो सबसे ज्यादा थ्रेट तो आप भी मानते हो क्लाइमेट चेंज है. अगर आप लास्ट 2 मंथ्स का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट के ऊपर वाला जो बेल्ट है 35 से 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्दर्न स्पेयर में, इसमें आप मैंने स्पेन से लेके ग्रीस, इटली और इधर चाइना, हांगकांग चले जाओ, टेम्परेट रीजन कह सकते हैं, सब टेम्परेट रीजन. उस रीजन में आपको मतलब अनइवन चेंजेस मिले हैं. मतलब कहीं हीट वेव एक्सट्रीम हुई है. आप देखा होगा स्पेन के बार्सिलोना जो बीच वगैरह है इन पे अनइवन मतलब नोटिस करा गया है टेम्परेचर. चाहे इटली के बीचेस हो, चाहे ग्रीस में मतलब अभी फ्लडिंग आई है 2 दिन पहले. हांगकांग में आपने कल देखा होगा क्या वहां पे चलो ये इवेंट्स होते थे लेकिन उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है. तो ये एक पहला सिग्नल है. मतलब ह्यूमैनिटी के थ्रेट तो वैसे ही आएंगे, नेचुरल आएंगे. तो वो अपन जो चेंज कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन ये जो टूल्स हैं. ये टूल्स तो अपन मैनेज कभी भी कर सकते हैं जो, लेकिन जो अपने एक्शंस हैं जो वो रिपरकशन क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि अपन इंटरप्लेनेटरी जब भी रहेंगे ना, जब इसको तो सेफ बनाएंगे इस प्लेनेट को. और इस प्लेनेट को सेव करने के लिए वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि देयर इज वन नीड जो इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, चाहे आप कितने भी एडवांस हो, आपको हट करेगा. वो यूरोप बहुत एडवांस है हर चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन वो फ्लड को डील नहीं कर पाया, वो हीट वेव को डील नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना है. तो इसके लिए मतलब मेरे को कई बार लगता है कि ये डिबेट आप यूएस में देखोगे, क्योंकि यूएस बेसिकली एक चीज़ करता है कि वो क्लाइमेट पे बात करता है, लेकिन उसके एक्शन अभी भी, जैसे अगर आप रिपब्लिकन डिबेट्स देखोगे जिसमें विवेक रामास्वामी मतलब इंडियन जो अपने उसके लिंक्स हैं, डिसेंडेंट है उनके पेरेंट्स, वो भी अभी प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, ट्रम्प है. तो दे ऑल आर कॉलिंग क्लाइमेट चेंज एज ए फॉक्स. तो दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस. सो देयर इज सम फॉर्म ऑफ लॉबी यू कैन से, जो इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं. जो एआई पे ध्यान दो आप, मतलब क्लाइमेट चेंज पे भी कर से, जबकि क्लाइमेट चेंज को तो हर एक ह्यूमन बीइंग फील कर पा रहा है, चाहे वो आइलैंड का सिटीजन हो, कोई छोटे आइलैंड का, चाहे इंडिया का हो. अपने इंडिया में भी देखा है, इंडिया में अनइवन अभी वो हुई है, रेनफॉल हुई है. दिल्ली में अपने अभी फ्लड वाली सिचुएशन देखी है, हिमाचल में अपने डिस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं. तो इन चीज़ों को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी ना. ये सारी चीज़ें अपन को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी. एआई का अपन को एक अच्छा यूज लेंगे ना तो इट्स विल बी हेल्पफुल फॉर अस. इट विल बी हेल्पफुल. जियोपॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस लेकर आ पाएगा, जैसे आपका तो एक्सपर्ट एरिया है वहाँ पर, तो एआई का अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ रोल रह पाएगा या ये क्यों नहीं रहेगा? देखो जियोपॉलिटिक्स प्रेजेंटली सबसे ज्यादा किस पे हो रही है? सेमीकंडक्टर्स पे. बिकॉज अगर यूएस अभी लास्ट ईयर एक्ट लेके आया, चिप्स एंड सिक्योरिटी एक्ट, चिप्स एंड साइंस एक्ट, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी मतलब बेसिकली 2 मोटिव है उसके. एक तो जितने भी इंडस्ट्रीज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वो यूएस में लाने के लिए, मेजर इंडस्ट्रीज. सेकंड, कोई भी यूएस में का इनपुट रहा हो उस प्रोडक्ट में चिप्स के रिगार्डिंग, और वो चाइना एक्सपोर्ट नहीं हो सकता. और अच्छा, हाँ, वो उन्होंने बैन कर दिया उस सेक्टर. ये सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं ये रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं. तो ये तो सबसे ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं रेयर अर्थ मेटल. चाइना और इसमें अपने साउथ अमेरिका में और कुछ अफ्रीका में भी. अच्छा, लेकिन बात ये है ना कि सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री कहाँ पे है? ताइवान में. ताइवान TSM जो बोलते हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर जो कॉर्पोरेशन है जो है. तो इस सबसे बड़ी लड़ाई सेमीकंडक्टर की है, क्योंकि जितनी भी आप एआई बना लो, कुछ इनका प्रोसेस चाहिए ना, प्रोसेसर बहुत फास्ट चाहिए आपको. तो प्रोसेसर किससे आता है? आपको सेमीकंडक्टर से. तो जो आप जियोपॉलिटिक्स का बात बता रहे हो, जियोपॉलिटिक्स तो सेमीकंडक्टर से स्टार्ट हो रही ना आज जितने. तो अब एआई बिल्कुल पार्ट है जियोपॉलिटिक्स का. क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कोई भी वॉर का होगा, उसमें टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी तो आपके पास चाहिए ना. आप वॉर कर रहे हो, उसमें भी एआई बहुत हेल्प करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोसेस कर देती है. तो अपन ये भी कह सकते हैं क्या कि जो चाइना ताइवान वॉर जो ऑलमोस्ट ब्रिंक पे आ गया है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक, इज बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर एंड रेयर अर्थ मेटल. वन ऑफ द इशू ये बिल्कुल है. बिकॉज अब जब आप ये देख रहे हो कि सुपीरियरिटी किस फॉर्म में आती है आपको, नेक्स्ट बिग थिंग टेक्नोलॉजी में क्या है? सेमीकंडक्टर के थ्रू कर पाओगे ना आप. तो वो कैसे कर पाओगे? आपको टेक्नोलॉजी होगी तभी तो कर पाओगे आप. तो ताइवान इसमें आगे है
और यूएस और चाइना में यही टसल है कि अपन टेक्नोलॉजिकली इंडिया का, जबकि इंडिया के जो एग्रीमेंट्स हैं यूएस से, और यूएस का क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया, इनिशिएटिव है क्रिटिकल मिनरल। तो क्रिटिकल मिनरल में रेयर अर्थ मिनरल से आते हैं, वो किसके लिए काम आएंगे? सेमीकंडक्टर के लिए। और इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया और यूएस का अलायंस है, तो वो किसके लिए कर रहा है? ताकि सेमीकंडक्टर जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसमें सुपरमेसी पा सके। तो चाइना समहाउ मतलब गेनिंग एज थ्रू ताइवान, लेकिन वो ताइवान का फैक्टर एक ये भी है, मतलब स्ट्रेटेजिक भी है। वी कांट डाउट कि मतलब चाइना का फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड, अगर आप ताइवान उनके हाथ में होता है तो दे कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू पैसिफिक। अदरवाइज मतलब वो घिरे हुए हैं वहां पे। तो वो रीजन भी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि आप उस चीज को उसमें देख रहे हो कि सुपरमेसी है बहुत सी चीजों में, स्पेशली सेमीकंडक्टर में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ताइवान में। तो मतलब क्यों नहीं इसको एक रीजन कंसिडर किया जा सकता? कंसिडर है, बिल्कुल है ये चीजें। और अगर यही इंडिया में जो आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर की रेस कितनी हो रही है, मतलब इंडिया पुश कर रहा है इंडस्ट्रीज को यहाँ लाने के लिए, इंसेंटिवाइज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? अब आप बोलोगे फिर सेमीकंडक्टर भी जॉब लॉस करेगा, कोई प्रोसेस फास्ट करेगा, लेकिन अपन को उसके लिए रेडी होना पड़ेगा ना। यही तो वर्क फोर्स है, यही तो अपन को एजुकेशन में लाना है कि अपन को नेक्स्ट बिग थिंग के लिए रेडी होना है, अपन को सोचना है वहाँ पे। अगर आप उस ताइवान की सेमीकंडक्टर जो हिस्ट्री है ना वो पढ़ोगे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे एक आदमी 1980s में मतलब विदाउट एनी होप उसमें इन्वेस्ट किया था, और आज वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वर्ल्ड में। तो वो आपको सोचना पड़ेगा, वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, इंडिया में एआई क्यों नहीं आ सकती, तो वो कौन मोटिवेट करेगा? बिल्कुल अपन मतलब मैं बहुत खुश हुआ जब चंद्रयान 3 का जब लॉन्च हुआ, तो मतलब एटलीस्ट 10,000 पीपल आर देयर। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अवर हीरोज आर लाइक साइंटिस्ट। ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट भी तो करो उनको एटलीस्ट। मतलब मैं बहुत लोगों से मिला कि आप 10 इसरो के साइंटिस्ट का नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। 5 भी नहीं बता सकते, 10 तो बहुत नहीं बता। वो कोई जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर याद कर लेंगे 3-4। नहीं, वो भी पुराने वाले ना, सारा भाई, हाँ मतलब नहीं हो रहा ना। अब्दुल कलाम, और उनको सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं? अपन इसरो चीफ जान सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जा रहा, वो पॉलिटिकली कर दिया गया है अपने आइडियल्स। जबकि वर्सेस दिस इफ यू सी द वेस्ट, हाँ। रिचर्ड फेमन बहुत ज्यादा बड़ा नाम थे, बिल्कुल थे। ओपनहाइमर तो अब दिख रहा है अपन को, बट उस समय बहुत बड़ा नाम थे। बिल्कुल थे। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग। लेकिन अब इंडिया में ऐसा कर रहे हैं, अपन क्रिटिसाइज कर देते हैं उसको, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देते हैं। लेकिन मतलब अगर आप ये हीरो बनाओगे, बच्चों को ये हीरो बताओगे, तो अच्छा मतलब उसी डायरेक्शन जाएंगे ना। तभी तो अपन को नई लीडरशिप चाहिए जो मतलब इन चीजों को क्लेम ना करे, इनको एक इंडिविजुअल स्पेयर बनाए और इनको सेलिब्रेट करे। ठीक, उनको डायरेक्शन कौन देगा? यही तो लोग देंगे। मतलब चंद्रयान 3 इज गुड, बहुत अच्छा है ये फीट हुआ, लेकिन इसमें कितनी वुमेन अपन ने देखी है उस इसरो रूम में, बहुत सी वुमेन देखी है। तो ये कहाँ से आ रही है? आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कोई भी बहुत रेयर, मतलब मैंने देखा कि आईआईटी से कोई स्टूडेंट नहीं है। इवन विंग्स ऑफ फायर जो बुक है अब्दुल कलाम की, उसमें भी उन्होंने लिखा है, जब मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा था उसके बारे में उन्होंने एग्जॉस्टिवली लिखा है। उसमें भी लिखा था मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर पीपल who are working as scientists in ISRO, but not from premier institutes. वो छोटे छोटे जगहों से इंजीनियरिंग कर कर आए, and they came, they worked hard, and you can see the result. मैं ये तो बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया में पोटेंशियल है, ये नहीं है कि केवल प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाओगे। उसमें इसरो में कोई केरल की यूनिवर्सिटी है, उसमें से 7-8 जने हैं उस टीम में। तो मतलब वो है कि आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी कैसे इंसेंटिवाइज करो कि आप वो यहाँ वर्क करें। इसके लिए भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्यों जा रहे हैं उसका भी आप स्टडी करो ना। तो कहीं ना देखो, आप तो जेएनयू से हो, बट जेएनयू इटसेल्फ इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, बट साथ में अपने आईआईएम भी हैं जो मैनेजमेंट की फील्ड में प्रीमियर हैं, आईआईटी भी हैं। बट मेरे को नहीं लगता है जेएनयू से कोई पढ़ने के बाद विदेश जाना चाहता है। नहीं जाना चाहता, बट आईआईटीज पढ़ने के बाद विदेश जाना चाहता है, आईआईएम से पढ़ने के बाद भी विदेश जाना चाहता है। अब आपने एक चीज ये बोली कि भाई साइंटिस्ट्स, केरला की कोई छोटी यूनिवर्सिटी है, वहां से आए 7-8 बड़े साइंटिस्ट उस टीम में हैं। तो जो अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्नोलॉजी में, जो अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट में, अगर वो सब बाहर जाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि वैसा कल्चर वो इंस्टीट्यूट्स पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं, जेएनयू टाइप में बोल सकता हूँ। क्योंकि भाई देखो, अब जेएनयू के बारे में कोई कुछ भी बोले, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई वहाँ के बच्चे नहीं जाना चाहते विदेश, वो यहीं हो जाते हैं ना, अब लेफ्ट हो राइट हो बस यहीं पर एडजस्ट हो जाते हैं। बट इन सबको विदेश क्यों भागना है? तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि वो उनका माइंडसेट ऐसा हो कि यार मेरे को देश में कुछ नहीं, आई वांट टू बिकम अ नेक्स्ट सीवी रमन, और आई वांट टू बिकम फर्स्ट माई सेल्फ।
मैनेजमेंट की फील्ड में मेरे को बड़ा वो नवल रविकांत, हाँ वहाँ पे जाकर एंड ही डिड सो मच। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि भाई मैं अगर इफ आई स्टडी फ्रॉम दिस बिग इंस्टीट्यूट तो मैं शायद आई कैन बिकम दैट यहाँ पर, रादर देन क्रिटिसाइजिंग द कंट्री के अपने इधर रिसोर्सेज नहीं नहीं मिल रहा मेरे को, हाँ स्पेस नहीं है, गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस है, ये वो मैं लाइक हर जगह होता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये IITs हैं, IIMs हैं, इनमें ऐसा कुछ करना चाहिए? आई डोंट नो हाउ विल इट हैपन। अब वो हर चीज को करिकुलम में ऐड कर दो, मोरल साइंस की तरह पढ़ाओ तो वो तो नहीं होगा, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि मेंटेलिटी चेंज हो कि भाई जॉब सीकिंग इज नॉट दी ओनली थिंग। और जॉब सीकिंग भी वैसा वाला कि मेरे को गूगल में पैसा मिला है 2 करोड़, माँ बाप खुश, वो सी फॉर देम यू आर जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। वीजा मिल जाएगा मेरे को, वहाँ सिटीजनशिप मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। वीजा के चक्कर में तो बच्चों को ऐसा देखा है ना वहाँ पे कि वीजा एक्सपायर होने वाला है एंड दे आर लाइक आई कैन डू एनीथिंग टू एक्सटेंड माय वीजा। आई मीन लाइक व्हाई? आई मीन दे डोंट रिस्पेक्ट यू। उनकी सिटीजनशिप इतनी चीप नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी चीज वो आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल, उनका रिस्पेक्ट आपको वहीं तक है कि आपसे काम लिया अब आप जाओ, और आप इतना लड़ रहे हो कि यार वीजा एक्सटेंड हो जाए कहीं से। मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है रहो, पढ़ो भी, जाओ जॉब करो। मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता ये कि वहाँ पे डायस्पोरा गया है तो उसका एक बहुत बड़ा चंक जो पैसा बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेम्यूनरेशन, वहां से उसको अपन काउंट ही क्यों करते हैं? आई मीन इज दैट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस? आई मीन हम जो केरल की पूरी इकोनॉमी चल रही है। नहीं, मतलब अगर हम मोरली देखो कि दिस इज नॉट गुड कि हम वहाँ विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं और बिकॉज वो डॉलर और रुपए का जो रेशियो है वो 80-81 और वर्सेस $1 हो जाता है, तो इस वजह से वो पैसा यहाँ पे बड़ा हो जाता है। एंड आई मीन लाइक इट इज ओके कि इतना पैसा आ रहा है, बट टू फील प्राउड अबाउट इट, कि वी आर सो प्राउड कि हमारा इतना बड़ा नॉट रेम्यूनरेशन, व्हाट वी कॉल इट, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, इतना बड़ा चंक रेमिटेंसेस का। आई डोंट थिंक आप कितना बड़ा धंधा बना रहे हो, वो कितनी जगह फैला रहे हो, आपके घर में क्या जनरेट हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट कितना बड़ा है, आपका एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, ये चीजें होनी चाहिए रादर देन। नहीं वो आप सेलिब्रिटी करते हैं ना, उस कंपनी का CEO इंडियन है, ये है। हाँ, और वो पूरा उनके खून में भी अमेरिका है। मतलब मेरे को तो नहीं मतलब वो यहाँ क्यों नहीं बना फिर? मेरे को तो ऋषि सुनाक जो अभी आए ये बहुत ज्यादा इंडियन लगे वर्सेस सत्या नडेला या फिर जो सुंदर पिचाई। आई मीन लाइक ये तो बहुत ज्यादा, मे बी बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन, ही हैज टू शो दैट आई एम अ हिंदू, बट उनको ब्रिटेन में कोई खास वो नहीं होगा। वो यहाँ पे आके अगर हिंदू टेम्पल में ना भी जाएंगे, बट स्टिल इट सीम्स लाइक ही इज मोर हिंदू देन एनी अदर हिंदू हु इज अ CEO ऑफ सम कंपनी। बिल्कुल हिंदू, बिल्कुल बात है, लेकिन वो भी अपने कल्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो भी तो अच्छी बात है ना। मतलब नहीं, इट इज गुड, बट लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो सुंदर पिचाई इंडिया में क्यों नहीं बन पाया? यस, व्हाई दिस फाइट ऑफ गोइंग टू अनदर कंट्री? एंड ठीक है आपको वहां पर ऐसी फ्रीडम मिल जाती है, चीजें हैं वहां पे आगे बढ़ने की, बट यार अपना देश है यार। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया में ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी इंडिया में, ग्रोथ यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हाँ इनफैक्ट, और नीड ज्यादा है। आप जितने स्टार्टअप देखोगे उनका ग्रो करने का मतलब पोटेंशियल इंडिया में ज्यादा है। अगर आप देखो US और यूरोप इंडिया में क्यों आ रहा है? बिकॉज इंडिया इज मार्केट। अब ये पॉडकास्ट चालू करा, आपको पता अमेरिका में कितने पॉडकास्ट हैं? हाँ। मतलब हर दूसरा बंदा वहाँ पे यूट्यूबर बनना चाहता है, और वहाँ पॉडकास्ट इतने ज्यादा है कि यू कांट काउंट। इंडिया में गिने चुने, मतलब देयर इज पोटेंशियल ना। आप इंडिया में भी बढ़ रहा है, बट इतना नहीं बढ़ा है ना। हर चीज, फूड बिजनेस देख लो, सेमीकंडक्टर बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। कैसे मतलब इस मार्केट को, मतलब या तो आप सेल नहीं कर पा रहे हो IITs में, यू कैन स्टे हियर एंड यू कैन अर्न हियर, कि उनको एक तो पहली बात है एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है। इंडिया में क्या होता है, ग्रेजुएट होती है, आप जॉब लगना है, आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। बस इंडिया में होता है कि बिजनेस फेल मतलब आदमी फेल। बाहर US में आपको 50 बिजनेस फेल हो जाए, एक भी सक्सेसफुल हो गया तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। यार इनका मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आप मुझे थोड़ा बताओ ये। उनका बिजनेस फेल तो भी आदमी नहीं फेल, उनकी शादियां फेल तो भी आदमी नहीं फेल, और यहाँ तो मतलब दोनों पे तो शादी चलो ठीक है, अपना कल्चरल उसका वैल्यू है, उसकी मतलब इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अपना मतलब ये अलग कल्चर है, उसको अपना सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन बिजनेस तो मतलब अब तो अपन सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर थे पहले भी। अगर आप इंडस्ट्री से देखो तो अपन कितने बिजनेस इनिशिएट करते थे। सही बात है। मुल्तानी लोग आज तक फेमस है, मारवाड़ी लोग आज तक फेमस है, पंजाबी लोग आज तक फेमस है, सिंधी लोग आज तक फेमस है।
वही काम के लिए। तो कि कहाँ गई वो स्पिरिट? मतलब स्पेशली बच्चों में आनी चाहिए कि भाई मैं अभी आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं अगले 3 साल कितने बिजनेस फेल हूँ मैं ट्राई करूंगा, या एक भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बट 5-6 लोग अगर अगर आज मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना सकता है, वो भी कॉलेज टाइम में एक्सपेरिमेंट करके, अपन भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। चाइना ने भी मतलब व्हाट्सएप का काउंटर या फेसबुक का काउंटर बना रखा है अपने वहां पे, काउंटर बना रखा है, अच्छा खासा चल रहा है ना। तो अपन क्यों नहीं बना सकते? अपन एक कू ऐप बनाई थी कुछ ऐसे ट्विटर के काउंटर में, नहीं चल अब पाया। आप देखो ना, यूपीआई दौड़ रहा है अपने इधर। मैं कह रहा हूँ ना, तो यूपीआई की अपॉर्चुनिटी कितनी थी यहाँ पे, कितनी डिमांड थी, आप देखो सब लोगों ने लिया उसको। और अपन को प्रॉब्लम ये थी, जनता पढ़ी लिखी नहीं है। अब तो अनपढ़ जनता भी ले रही है भाई, पर उनको पता है पैसा अकाउंट में ही जा रहा है। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि इंडिया में ये चीजें बताई नहीं जा रही ना। इंडिया में केवल जॉब बताया जा रहा है कि आपका पैकेज कितने का लगा है। प्राइवेट में पैकेज और सरकारी नौकरी तो भाई राजा बन गया। हाँ, मतलब पावर मिल गई ना आपको। तो मतलब यू कैन डू एनीथिंग। या तो ये सरकारी जॉब का ये इतना है तो इसका मतलब फ्यूडल माइंडसेट दिखाता है कि यू शुड बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो यू कैन डू एनीथिंग। मतलब बाहर गवर्नमेंट विच इज नॉट ट्रू। हाँ, मतलब बिल्कुल ट्रू नहीं है। मैं ये तो बोलना चाह रहा हूँ कि लोगों में आईआईटी के बच्चे जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, और वो भी जनरलाइज जॉब है। तो ये कितना मतलब अपन उन लोगों को इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो उनको देख रहे हैं कि मैं रादर देन स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और सॉल्व द प्रॉब्लम, आई वुड बी पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, हायरार्की, पार्ट ऑफ इट। उसी के थ्रू बढ़ पाओगे ना। तो आपके पर्सनल इनिशिएटिव ब्यूरोक्रेसी में कितने कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। तो वो कल्चर क्यों नहीं आ रहा, मतलब वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं मतलब आईआईटीज में? या तो उनको अवेयरनेस नहीं है। उनको फर्स्ट ईयर से लेकर मतलब फाइनल ईयर तक ये बताया जाता है कि आपको इस पैकेज में, इस कंपनी पैकेज इतना लग जाएगा, रादर देन उन मतलब वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए कि यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप हेयर इन सेकेंड ईयर इटसेल्फ, फिर अपन वर्क करते हैं। नहीं तो आप कंपेयर करके बताओ ना भाई, आप जेएनयू में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से हो, ठीक है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई की, उसके बाद पीएचडी आपका इंडो पैसिफिक रीजन पर है, बट उसके बाद भी मैं आपसे डाइवर्स टॉपिक पे बात कर रहा हूँ एंड यू आर एबल टू आंसर दैट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है, बिकॉज जेएनयू में एक कल्चर है जो है कि डिबेट एंड ग्रो। डिबेट, ठीक है, लर्न फ्रॉम अदर, लर्न फ्रॉम पीयर्स एंड ग्रो। ऐसा कुछ क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली एवरीथिंग, फिर वो इतना सारा डिबेट और इतनी सारी बातें करके अल्टीमेटली वो तिरंगा झंडा दिख जाता है कि यार यही है, हाँ मतलब लेफ्ट है राइट है, हम सब यहीं पे रहेंगे। कोई मतलब ये नहीं कहता हमको विदेश जाना है। ये इंस्टीट्यूट्स में क्या ऐसा नहीं हो रहा है, या मतलब डिबेट नहीं हो रहा है? टेक्नोलॉजी पे डिबेट होता है कि नहीं पता नहीं। वो कंपटीशन ज्यादा है ना वहाँ पे। मतलब वो आईआईटी का आप प्रिपरेशन करते हो तो कंपटीशन उस माइंडसेट में होते हो। फिर कंपटीशन यही है कि आप कौन सी जॉब में कितने पैकेज बनेगा। हमारे जेएनयू में कंपटीशन नहीं है ना। अच्छा, कंपटीशन वो झील नहीं है कि भाई मैं, सब में है कि वी नीड टू ग्रो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डू और डाई की कंपटीशन, वैसा वाला कंपटीशन। वहाँ हर चीज को कंपटीशन वे में देखा जाता है। मतलब कंपटीशन है खुद के साथ कि भाई कैसे वी कैन यू नो ब्रॉडन अवर थिंकिंग। पहली बात तो वो आईआईटी में आने के लिए 2 या 3 साल पढ़ाई करते हैं। खतरनाक, आप पता कोटा की इंडस्ट्री है, हमारे सीकर की इंडस्ट्री खतरनाक चल रही है इस टाइम। मतलब बहुत लोग, आपको पता है ये अभी मतलब हर 2 महीने, हर 1 महीने में 2-3 सुसाइड हो जाते हैं उसकी वजह से। आराम से। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कोई देख भी नहीं रहा है। मतलब इनफैक्ट सपोज इंडियन एक्सप्रेस पेपर पीछे पड़ गया था बीच में, बट बाकी वो भी न्यूज डेड हो गई बहुत पावरफुल लॉबी है ना वो। तो और उसमें कितने लोग उनकी सक्सेस रेट कितनी है वो देखो ना आप। ठीक है, वो आप नीट का देख लो। नीट में 5-5 साल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 5 साल में 12th के बाद कितना टाइम हो जाता है? आप ग्रेजुएशन करके आप जॉब की तरफ चले जाते हो या कुछ और कर लेते हो। तो वो प्रॉपर इंडस्ट्री है वो ये चीज़ की। और उसके बाद वो उस कंपटीशन में निकल के फिर वापस अगर आईआईटी में वो लोग आते हैं तो फर्स्ट ईयर से लग जाता है कि किसका कितना पैकेज लगेगा। उसमें नेशनल अवेयरनेस कोई बताता ही नहीं है कि देश की इस टाइम नीड क्या है। अगर उनको बताया जाए, सपोज करो कि भाई अपना देश में ये चीज़ें नीड है, तो क्यों नहीं कर सकते वो लोग। ये लोगों को, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये सोशल अवेयरनेस फैला दे तो वो अपने आप इनोवेशन निकाल लेंगे। वहाँ पे भी तो निकाल रहे हैं इनोवेशन, वहाँ पे भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो लोग। तो इसका मतलब या तो उनका अवेयर नहीं किया जा रहा, मतलब हो भी रहा है अवेयर। अब ह्यूमैनिटीज इंट्रोड्यूस करी गई है आईआईटीज में, इतनी सालों में नहीं करी गई है। अब वहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो ह्यूमैनिटीज में, आईआईटी दिल्ली में इनमें। हाँ कर सकते हो, बट वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, बहुत चलित वाला नहीं। हाँ नहीं है। प्लस रिसर्च का इंडिया में इतना एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना। प्रोफेसर्स को भी इतना टाइम नहीं है कि आप रिसर्च कर पाओ यहाँ पे। रिसर्च के लिए फंडिंग बना दी गई, लेकिन आप ये तो बताओ कि रिसर्च की आपकी मतलब प्रायोरिटी रिसर्च रहेगी, मतलब जो आपको पढ़ाना है वो सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि आप रिसर्च के बिना तो ग्रो नहीं कर पाओगे। और रिसर्च को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा साथ में, कोई किसी को भी।
बाहर आपको एमआईटी में जाओ या आप हार्वर्ड में जाओ, वहाँ पे मतलब रिसर्च प्रायोरिटी है कोई प्रोफेसर की इनकी, तो कितना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे लोग अपने आप एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे कि अपन ये रिसर्च करेंगे। इन वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में ही आपको मतलब अलाइन कर लेती है, जोड़ लेती है अपने आप से। इसी के थ्रू तो ग्रो कर रहे हैं। आप इसराइल इसराइल देखो ना, इसराइल कितनी छोटा सा नेशन है, ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है R&D में वो। बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एक बुक में पढ़ा था, टू कंट्रीज आर वेरी फैसिनेटिंग, वो दोनों इंपीरियलिज्म के टॉप पे रही हैं, जर्मनी और जापान, बट वेरी फैसिनेटिंग कंट्री, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शन हुआ, 10 साल में फिर से बन के खड़ी हुई। दूसरी वर्ल्ड वॉर 2 आई, उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ, लेस देन 10 ईयर्स फिर से बन के खड़ी हो गई। मतलब पता नहीं क्या है खून में। तो वो जो कहानी मैंने पढ़ी थी, कहानी क्या, देयर वाज थिंग्स हैपनिंग जब न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप हो गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पे, तो डिस्ट्रक्शन हो गया था और इट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिटरीली, तो पूरी तरीके से। अब भाई हाउ टू बिल्ड अप, अब वो न्यू एरा है, इंपीरियलिज्म खत्म हो गया है, क्या करें। जापान में बच्चों को यूएस भेजा जाता था, गवर्नमेंट ऑफ जापान भेजती थी। वो वहाँ पे जाते थे, पढ़ते थे, वापस आते थे, जो कुछ भी सीखा है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते थे। और जापान थोड़े साल में अगेन बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग हब। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना वो कि वो बहुत महंगी चीज़ें बना रहा है, बट सुजुकी जो मतलब जो मिडिल क्लास पूरा और जो लोअर क्लास का पूरा प्रोडक्शन है वो जापान से आने लगा। एंड देन दे स्टार्टेड टू इनोवेट, उसी में उनका इनोवेशन चालू हो गया। तो यूएस का जो मिडिल क्लास का जो मार्केट है वो पूरा जापान ले गया। हाँ ले गया। 1970s में तो ग्रो हो गया था बहुत, मतलब बहुत यूनिवर्स में डिबेट होने लग गई थी कि मतलब हाँ कि इनको काउंटर करो भाई, ये तो हमसे ही सीख के हमसे। यार उनके बच्चे वहां पे गए, उनके बच्चे वहां पे रुके नहीं, उनके बच्चे वापस आ गए। उनके बच्चे वापस आने के बाद फिर उन्होंने जापान को आगे बढ़ाया। ये स्पिरिट आई थिंक वो स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्कूल से ही, कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू डेवलप द नेशन, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट द जॉब। मतलब एक चीज तो प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, टू इम्प्रूव इंक्रीज द प्राइड इन इंडियन टू बी एन इंडियन। नहीं तो बीच में सुनने में आ रहा था भाई, लोग कहने लगे थे इस देश में क्या रखा है, विदेश में जाके सेटल हो जाए, और हुए भी हैं बहुत से। अरे लेकिन अभी भी आप देखोगे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इस देश को छोड़ रहे हैं सबसे ज्यादा। लेकिन वो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, माइट भी उनके बिजनेस इस देश के लिए फ्रेंडली ना हो उसका। लेकिन एक प्राइड आना बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस कि इस देश में नीड क्या है, इस देश की हिस्ट्री क्या है। अपन को प्राइड तो करना सिखाया ही नहीं, कहाँ सिखाया है स्कूल में मेरे हिसाब से। और हिस्ट्री पे ही अगर अपन लड़ाई करेंगे कि भाई ये मेरा मंदिर वो तेरी मस्जिद, हाँ तो फिर वहीं रहेंगे, तो अपन फिर मेडिवल एज में चले जाएंगे कि जो पहले टूटा था फिर वापस बनाएंगे। तो वो तो इन्वेंशन तो है नहीं वो तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अपन रिवर्स इंजीनियरिंग पता नहीं किस वे में कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही बात है, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं अपन, रिवर्स इंजीनियरिंग और चीज में कर रहे हैं अपन। तो आई थिंक वो ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, एक स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स हो सकता है अपन, लेकिन वो डोमिनेट ना हो। हाँ, जैसे अब्दुल कलाम कहते थे एक बहुत अच्छी बात, देयर आर टू काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, वन इज no there are two kind of politics, one is political politics and developmental politics. So this is very good definition. वो कह रहे थे कि 70% डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होनी चाहिए और 30% पॉलिटिकल पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर ये रिवर्स हो गया ना तो आपके लिए प्रॉब्लम। बिल्कुल। अपने आप देखो ना, गवर्नमेंट जितने भी रिलीज होती है उसमें डेवलपमेंटल बातें कितनी होती है? नहीं होती। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है। कोई बोलता है कि भाई कि हमने इतने रोड बना दी, ये कर दिया, बहुत रेयर होता है वो चीज़ें। और इनफैक्ट अभी क्या कर रहे हैं लोग, मतलब अगर आप कोई भी गवर्नमेंट देख लो, ये लोग बस वो कि हम आपको 500 रुपये दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे। तो ये तो कोई डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई ना। तो और जॉब क्रिएशन के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई डेटा नहीं है, कोई अवेलेबल। मतलब कोई बोले 2 करोड़ दे देंगे पर ईयर, कोई बोलते 10 लाख देंगे, लेकिन है कहाँ? मतलब आप देख रहे हो, आप मैंने रेलवे का फॉर्म देखा था एक बार बिफोर कोविड आई थिंक, या कोविड टाइम पे, जिसमें 3 या 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, वो क्लरिकल पोस्ट पे। तो एमपी में पटवारी का फॉर्म आया था, ऐसा खूब मीम बने थे
हाँ। कि टाइगर कहाँ है, टाइगर जिंदा है क्या, तो उससे बोलो पटवारी का फॉर्म भर। तो ये बहुत चला था। पटवारी वो लेखपाल बोलते, क्या बोलते हैं यहाँ पर, कुछ अलग नाम होता है उनका, जो जमीन का हाँ रिकॉर्ड हाँ, पटवारी रखते हैं, जानते हैं, हमारी पटवारी बोलते हैं। पटवारी बोलते हैं। हाँ, तो मतलब उसमें भी खूब फॉर्म भरे गए थे। खूब, मतलब यार तो अब ये क्या थोड़ी सी पोस्ट क्या मतलब समझ रहे हो कि मतलब वो लोग ऐसे थोड़ी कि पटवारी के लिए पढ़ाई करी होगी उसने, नहीं करी, वो यूपीएससी वाले भी पटवारी का फॉर्म फॉर्म भरते भर रहे हैं। इनफैक्ट पीएचडी वाले कुछ कर रहे हैं, आपको पता है। तो मतलब वो पीएचडी में उसने क्या किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और किस वे में पीएचडी करी है यार, उसको पीएचडी के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, और वो मतलब रिसर्च में नहीं जा रहा लेकिन पटवारी बनना चाह रहा है, जो प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें क्या करोगे तो आप। देखो, अगर इस चीज के बेस पे आना चाहें तो इट ट्रिकल्स डाउन टू कि भाई अगेन इट बेसिकली फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट ट्रिकल्स डाउन टू रोटी कपड़ा मकान। सरकारी नौकरी, पटवारी की नौकरी कोई बहुत बड़ी नहीं है। नहीं है। आपको वो मौका देती है कि आपको हर महीने तनख्वाह आ जाएगी, सबसे सबसे बेसिक सिक्योरिटी तो बोल रहे हो। सिक्योरिटी आ जाएगी। दूसरी चीज, सरकारी नौकरी में ऐसा आप बोला जाता है, काम नहीं करना पड़ता उतना ज्यादा, छुट्टियां भी मिलती हैं, काम भी नहीं करना पड़ता, सरकारी छुट्टियां तो है ही हैं। ये प्राइवेट बात को निकाल नहीं सकता आपको, कोई निकाल नहीं सकता, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी सिक्योरिटी खत्म है। हो गई। हाँ, हाँ, तो जो बेसिक मुद्दा है वो आकर ट्रिकल डाउन हो जाता है रोटी कपड़ा मकान पे, कि भाई हमको बस इतना मिल जाए, तो मतलब लोगों की शादी भी बहुत आसानी से हो जाती है, अगर छोटी भी गवर्नमेंट जॉब अगर है। प्राइवेट में अच्छा कमा रहा हो तो उसकी नहीं होगी। हाँ, वो उसके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, बट तो अब देखो, हमारे गांव में मैंने एक बार देखा है, एक सीए था और एक आर्मी में सोल्जर था, तो रिश्ते आया तो उन्होंने आर्मी के सोल्जर को दिया कि परमानेंट खा तो ले गया, तो सीए से थोड़ी अच्छी उसकी वो बॉम्बे मतलब मुंबई बेस्ड था, वो उसकी मतलब मंथली जो इनकम थी वो कोई लैक्स में थी, 1.5 लाख। सोल्जर कितनी होती, मतलब आर्मी की जो सिपाही होता है उसमें कितने होते होंगे, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 45,000। एक ऐसी जोक मैंने सुना था राजस्थान का ही, कि किसी गांव में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो किसी बुजुर्ग महिला का पैर पड़ते हैं देख के, तो वो आशीर्वाद देती हैं, बेटा आप बड़ा होके और खूब तरक्की कर और तू कलेक्टर बन। उनकी जरूरत नहीं है। तो इंडिया में बताता रहा हूँ, अभी प्राइवेट का आई थिंक जो बूम आया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आया था। उस टाइम मतलब लोग काफी उसकी तरफ गए थे, प्राइवेट की तरफ। और उस टाइम पर मतलब गवर्नमेंट का इतना वो नहीं रहा था, चार्म नहीं रहा था लोगों में। पता नहीं वापस आया है, क्योंकि वो 2008 को फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, या लोगों को अब कोविड के टाइम पे फील हुआ कि परमानेंट तो केवल गवर्नमेंट जॉब है। पर हाँ, कोविड फ्री जॉब कौन सी होगी, तो वो तो गवर्नमेंट। तो मैं जो पॉइंट रेज कर रहा था आपसे, आप मेरे को ये बताइए कि अल्टीमेटली ट्रिकल्स डाउन टू रोटी कपड़ा मकान। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, तो फिर बड़ी थिंकिंग की तरफ अपन तब जाएंगे, तब अपन को सब कुछ दिखने लगेगा कि अरे यार ये राइट है, ये लेफ्ट है, वो सेंटर है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है। फिर अपन ज्यादा नहीं फंसने वाले चीजों में, बिल्कुल बात सही। थिंकिंग भी फ्री हो जाएगी। और ये जो अपन जो बात बोल रहे हैं कि भाई आईआईटी और आईआईएम में उतना क्यों, तो भाई कंपटीशन जब दिमाग से हट जाएगा, रोटी कपड़ा मकान फिक्स हो जाएगा, तो फिर वो लोग हायर लेवल ऑफ थिंग्स की तरफ सोचना शुरू करेंगे, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि भाई देश के लिए कुछ करना है, या फिर उससे भी आगे बढ़कर कुछ करना है, जो कि पूरी दुनिया के लिए कुछ हो जाए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ हो जाए। तो ये जो रोटी कपड़े मकान की, अब आप आयरनी देखिए, ये जो रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम है, ये नौकरियां नहीं, ये तो धंधे सॉल्व करेंगे। धंधों की तरफ कोई जाना नहीं चाह रहा है। मतलब अब बढ़ गया है ऐसा ग्राफ, बट फिर भी ज्यादातर जनता, मतलब रोटी कपड़े मकान की, जो गवर्नमेंट के पास जितना ज्यादा रेवेन्यू रहेगा, उतनी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से भी अच्छी सोशल सिक्योरिटी भी होती है। मतलब 500-500 रुपए बांट देना इज नॉट दी ओनली सोशल सिक्योरिटी। यूएस में भी सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ की केयर कर लेते हैं वो, आपके एजुकेशन की केयर कर लेते हैं वो आपके। अगर ये दोनों खर्चे हटा दें तो आप बताओ कितना पैसा बचा आपके पास। फिर टेंशन खत्म हो जाएगी ना, एजुकेशन और हेल्थ पे कोई मतलब, अगर मतलब आप चाइना में देखो तो उनका जो पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है, उसका मेजर कंसर्न क्या है कि वो मतलब बेबी जो हैं वो पैदा इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि वो उसको अच्छी वो दे पाएंगे क्या, एजुकेशन दे पाएंगे, लाइफस्टाइल दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही श्योर नहीं है। तो मतलब फिर लोग क्या करेंगे, फिर लोग इतने इनसिक्योर होंगे तो आपको तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। और इंडिया के डेमोग्राफिक मतलब अभी अगर आप देखो तो अपनी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पे आ चुकी है। बहुत अच्छी बात है, अपन चलो ठीक है, अपन नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन,
कुछ सालों में धीरे धीरे अपन डिक्लाइन होने लग जाएंगे। लेकिन वो इशू ना होते हुए भी अपन पहले सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कराएंगे टू ग्रो। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि अभी भी हमें मतलब खाने की पहली प्रायोरिटी है, तो मतलब इतनी साल ग्रोथ किया अपन ने, सब कुछ हुआ, अपन वर्ल्ड की नंबर 5 इकोनॉमी है, नंबर 3 बनने वाले हैं, तो उसका अल्टीमेटली मतलब जो है वो आता कहाँ है, मतलब उसका जिस्ट क्या है, उसका पर्पज क्या है कि आदमी इतना भी इनसिक्योर नहीं है इस देश में कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। कहाँ मिलेगा वो? तो वो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट दे, गवर्नमेंट चलो ठीक है वो 80 करोड़ लोगों को दे रहा है, लेकिन इसके अलावा वो जो दे रहा है उसके अलावा भी कुछ तो मतलब ऐसा हो कि, क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा इनसिक्योर कहाँ है? एजुकेशन में। एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो गया, आपको पता है दिल्ली में आपको नर्सरी की भी आई थिंक 50,000 पर मंथ की। हाँ आराम से है, और वो तो करे करो आप, अगर IIT IIM में चले गए तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है, लोन लेके पढ़ना पड़ता है। मेडिकल में भी यही सीन है। मेडिकल में भी है। तो फिर इतना इन्वेस्टमेंट किसके पास होता है? और उसके बाद भी आप सोचते हो जॉब ना मिले तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है? जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो तो दो। तो इस कि अब एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो। तो अफोर्डेबिलिटी कैसे आ पाएगी मेरे समझ में? इसमें ये सब करने के लिए पैसा लगेगा, और पैसा जनरेट होगा धंधों से। तो वो बिजनेस का कैसे नहीं, अभी भी बिजनेस में आपको करना पड़ेगा ना कि कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हम आप पे रेट नहीं डालेंगे, आप पैसा कमाओगे। तो अल्टीमेटली इंडिया में ये भी तो है, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं मतलब इलीगल वे से ही कमाया होगा। तो वो कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा कि यस कि प्राइवेट बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप इलीगल मीन से कमा रहे हो, ये आप इनोवेशन से कमा रहे हो। गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कर भी रही है। मतलब एक स्पीच भी दिया था प्राइम मिनिस्टर ने कि ऐसा नहीं है कि जो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे पहले तो अपन यही सोचते थे ना कि ये लोग मतलब थोड़ा ब्लैक मनी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, और माहौल भी यही बना रहे हैं कि ये 2 आदमियों के हाथ में है, वो है। हो सकता है मोनोपोली भाई अच्छी बात नहीं है इस देश में, मोनोपोली कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन तो भी अपन को बिजनेस की तरफ मतलब ज़्यादा ही उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। लोगों को रिस्क लेना सिखाना पड़ेगा, लोगों को एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में बताना पड़ेगा कि वी आर विथ यू। कुछ होगा तो वी कैन पे फॉर इट, तभी तो कुछ कर पाओगे आप, तभी तो लोग रिस्क ले पाएंगे। कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी डिग्री खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली फिर भी जॉब मिल जाएगी आपको। तो मतलब एक बेसिक सिक्योरिटी है, अब इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर काम करो। तो दो चीज़ में मेरे को फ़र्क आप समझाइए कि एक तो होता है कि भाई वी सेलिब्रेट अवर डायस्पोरा, तो वो, और आजकल डायस्पोरा पॉलिटिक्स टर्म बहुत तेज़ी से चल रहा है आफ्टर द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर केम इनटू पावर। तो वो एक तो डायस्पोरा इस वजह से बहुत ज़्यादा फोकस में है कि बिकॉज पॉलिटिक्स का सेंटर वो बन गया है, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमको ऐसा लगता है कि वो सारे जो लोग हैं डायस्पोरा में जो हैं वो पढ़े लिखे और ज़्यादा पैसे कमाने वाले इंडियंस हैं। दे हैव समथिंग विच वी डोंट हैव हेयर, एंड दे आर लिविंग इन सम पर्टिकुलर वेस्ट कंट्री, whichever country in the west, or when they are supporting the present prime minister, that simply means that he is good, है ना। और वो जो नरेटिव पूरा सेट हो गया है, वो नरेटिव वोट्स दिलवाता है। बात सही है। पर एक डीपर क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक के डायस्पोरा कोई भी हो यार, उनसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में है, जो यहीं पे रह के यहीं कमा के यहीं टैक्स दे रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उन पे फोकस होना चाहिए, और उनको आइकन बनाना चाहिए, रोल मॉडल बनाना चाहिए, रादर देन बाहर के। अपन कर ही रहे हैं उन लोगों को। जैसे अपने गांव में जाते हैं तो बोलते हैं मतलब मेरे गांव में कि इंडिया की बाहर इमेज अच्छी हो गई है, मोदी जी ने ये कर दिया। बोला था आप पेरिस तो छोड़ो, आप पलवल नहीं गए हुए, आपको क्या पता उनके बाहर क्या हुआ है। और इतना ही अच्छा हो गया तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब इफ इंडिया इज ग्रोइंग दैट मच और एक ब्राइट स्पॉट है वो है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? अभी भी वो इतना मतलब एंटाइस या इतना उनको पुलिंग फैक्टर क्यों नहीं है कि वो यहाँ आने को तैयार है? ठीक है वो चले गए उस टाइम अपॉर्चुनिटी पे, तो अब वो अपॉर्चुनिटी यहाँ आ रही है, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे वापस? जो अपन देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, तो ठीक है डायस्पोरा इज़ वेरी हेल्पफुल कि वो पॉलिटिकली अपने मतलब विजिबल हैं। और वो डायस्पोरा अपना एक अच्छा है कि डायस्पोरा अपने लोअर स्किल में नहीं गए, अपना मतलब हायर स्किल्स में है। दे आर डूइंग गुड देयर, और वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, स्पेशली इन US और UK। तो वो अब अपने कुछ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या अपने पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे मतलब अच्छा रोल प्ले करते हैं। चाहे अपने न्यूक्लियर डील हो उसमें अच्छा रोल प्ले करा है, लेकिन अल्टीमेटली वो कितने पेट्रियोटिक हैं वो भी तो देखना है।
ठीक है, तो वो अगर इंडिया को इतना चाह रहे हैं तो हाउ मच, जैसे मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मतलब दैट डायस्पोरा शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, जो अपन सेलिब्रेट भी करते हैं जनवरी 15 को, डायस्पोरा वाला जो इवेंट करते हैं अपन। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट देखो तो उनकी तरफ से ज़्यादा नहीं है, वो 1 और 2% है। वो इंडिया पे अपना बैट क्यों नहीं लगा रहे फिर? इफ इंडिया इज दैट गुड, तो वाई दे आर नॉट पुटिंग देयर मनी ऑन इंडिया, वाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया? कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वहाँ पे जो अच्छा कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ पे 3 फैक्ट्री लगाओ, 3 इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को वर्क दो। आपको इतना कॉन्फिडेंट है इंडिया में कि इंडिया अच्छा कर रहा है और इट विल डू गुड, तो अच्छी बात है, फिर आओ ना यहाँ पे, हमें जॉब दो, या आप यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करो, आप भी वापस यहाँ सेटल हो सकते हो। अल्टीमेटली आप किसके लिए गए हो? ऐसे थोड़ी है कि आपको इंडिया से हेट थी, आप तो अपॉर्चुनिटी के लिए गए हो ना बेसिकली। तो अपॉर्चुनिटी अब यहाँ आ गई, अब यहाँ आ जाओ आप। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ और तो बेसिक रीजन तो नहीं है। वो अपन को देखना पड़ेगा ना। ये सिचुएशन बनाई जा रही, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया इज डूइंग गुड, क्योंकि आप अभी इकोनॉमिक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है कि ठीक है, इंडिया के साइड में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर यंग। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई कि जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, लेकिन कौन से सेक्शन को मिल रही है वो जॉब्स? आफ्टर एज ऑफ 45। तो मतलब जो यंग लोग हैं उनके लिए जॉब मार्केट में जॉब भी नहीं है। तो फिर मतलब ये अपॉर्चुनिटी, ये तो थोड़ी गवर्नमेंट सभी जॉब्स को कैटर कर लेगी। इन जॉब्स के लिए आपको इंडस्ट्रीज, इन जॉब्स के लिए फैक्ट्रीज, इन जॉब्स के लिए आपको बिजनेस लगाने पड़ेंगे ना। और वो क्यों नहीं आ रहे? इनफैक्ट आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखो, कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं अभी इंडिया में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पिकअप नहीं किया है। तो इसका मतलब उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो लोग वो कैसे आएंगे? मतलब अल्टीमेटली ग्रोथ तो मतलब प्राइवेट लेड आएगी ना, गवर्नमेंट लेड तो ग्रोथ नहीं आ सकती। कोई भी ऐसा नेशन ग्रो नहीं किया जो गवर्नमेंट ने ग्रो कराया। तो इन चीज़ों पे मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे जो न्यू डायमेंशन है अपने सोसाइटी के, जिसको सॉल्व करना है, उसके लिए एक नई तरह की पॉलिटिक्स की नीड पड़ेगी। और वो कौन पार्टी करेगी, या प्रेजेंटली पार्टी करेगी, कोई नई पार्टी को आना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। और ये अभी नहीं, अभी आई थिंक 5 से 10 साल के बाद आई थिंक लोगों को रियलाइज़ भी हो जाएगा कि नाउ वी नीड न्यू पॉलिटिक्स। चाहे वो स्टूडेंट के थ्रू आए, चाहे वो जो प्रेजेंट पार्टी है उसमें रिफॉर्म के थ्रू आए, लेकिन आएगा जरूर। ये जो बात आपने बोली, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, है ना। एंड देन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक JNU। अब एक चीज़ बोली जाती है कि भाई JNU के जो बच्चे हैं वो सिर्फ डिबेट करते हैं, उनको कोई काम नहीं, जबकि IIT और IIM वाले जो हैं वो एटलीस्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन सम और द अदर वे। भाई पूरे के पूरे विदेश नहीं चले जा रहे हैं ना, फिर भी दे आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग बाय डूइंग सम वर्क इन सम और द अदर वे। बट जो JNU के बच्चे हैं, इन लोगों को लड़ाई करनी है आपस में, ठीक है, फिर इनको पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोलना है, फिर इनको राजनीति करनी है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो एक यही चीज़ को आप लोग बोलते हो भाई ब्रॉडनिंग ऑफ थॉट, है ना। बट यही चीज़ को दूसरे समझते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट करो। इस चीज़ में क्या फ़र्क है ब्रॉडनिंग ऑफ थॉट वर्सेस कंट्रीब्यूटिंग, जो IIT IIM इंजीनियर्स मैनेजमेंट वाले करते हैं? वही तो बोल रहा हूँ कि वो आप सोच रहे हो कि IIT वालों को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, तो हम भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, ऐसे तो है नहीं, हम नहीं है। कैसे भाई आप कहीं भी प्रोफेसर देखो या कहीं भी रिसर्च स्कॉलर देखो, या इनफैक्ट आपकी जो कोरोना वैक्सीन में जो JNU की रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बायोटेक सेंटर है, बायोटेक्नोलॉजी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे वहाँ रिसर्च सेंटर भी है। तो क्या JNU को वो केवल एक वे में लोगों ने देखा है, बाकी पब्लिसाइज नहीं होते ना। बाकी JNU की रिसर्च जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉलिसी में कितनी रोल प्ले करती है। चाहे डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग को पॉलिसी पेपर आया हो तो उसको गवर्नमेंट कितना इनकॉर्पोरेट करती है, क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटीज वो इशू पिक करती है जो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। एंड हम लोग रिसर्च के थ्रू गवर्नमेंट के पास वो पेपर पहुंचाते हैं कि हाँ इस पे यू नीड टू वर्क, लेकिन ये रिकॉग्निशन वाला वर्क नहीं ना, इसलिए लोग, इनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं लोग। अल्टीमेटली मतलब इमीडिएटली पैसे नहीं जनरेट कर रहा है ना। हाँ, तो उनको लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, जबकि हम तो वो इशू कर रहे हैं ना जो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा उस पर।
चाहे हमारे इंटरनेशनल स्कूल में हो या सेंटर में हो, उसमें हम वो देख रहे हैं कि सपोज करो अभी राइट नाउ देयर इज अ एफटी डिस्कशन गोइंग ऑन बिटवीन ईयू एंड इंडिया, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटी। तो उसमें अब जेएनयू क्या कर रहा है, जेएनयू अलग अलग डायमेंशन ला रहा है कि मतलब व्हाट इश्यूज वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस, इन चीज़ों पे अपन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब ये बैकडोर हो रहा है तो लोगों को नहीं दिख रहा ना। अगर आप डिबेट्स देख रहे हो, बड़े बड़े मतलब डेलीगेट्स मिलते हैं ऑफ द ट्रैक वाले, उसमें भी जेएनयू के प्रोफेसर जाते हैं वहाँ इंडिया की बात रखने के लिए। तो अब लोगों को डायरेक्ट नहीं दिख रहा ना ये प्रोसेस क्या है, लेकिन जेएनयू तो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है। तभी तो बताता रहा हूँ, गवर्नमेंट तभी तो रेट कर रही है नंबर 1 नंबर 2 यार, हर बार नंबर 1 यूनिवर्सिटी आती है इंडिया में, तो ऐसा तो बिना कुछ कंट्रीब्यूशन तो आएगी नहीं। तो सारे डेलीगेट्स आते हैं, या आप एक स्पेसिफिक रिसर्च देखोगे कुछ चीज़ों में, आप इसमें संस्कृत सेंटर में रिसर्च देख लो, चाहे अपने लॉ एंड गवर्नेंस में रिसर्च देख लो, वो सारी गवर्नमेंट के काम आ रही है, उसके पॉलिसीज पेपर बन रहे हैं और पॉलिसी इनकॉर्पोरेट हो रही है। G20 के भी तो कुछ डेलीगेट्स आए थे अभी जेएनयू में अभी G20 के डेलीगेट्स हैं, और बहुत से कॉन्फ्रेंस हुए हैं जेएनयू में G20 के रिगार्डिंग, और अभी भी मतलब स्टे कर रहे हैं जेएनयू में G20 दे आर स्टेइंग इन जेएनयू। तो ये व्हाट डू दे डू, आई मीन व्हाट डू दे टॉक, क्या बात करते हैं जेएनयू आकर डेलीगेट्स आए, एंड क्या किस तरह की बातें होती हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं? एकेडमिया लिंकेजेस होते हैं, जैसे कि भाई उनके रिसर्च स्कॉलर यहाँ आएंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे, तो वो वहाँ की पॉलिसीज़ को एनालिसिस करेंगे, वो यहाँ की करेंगे, और इसके थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और वेज देखेंगे हाउ टू हैव पार्टनरशिप विद द कंट्री लाइक जर्मनी या फ्रांस के बारे में अपन और चीज़ें बताएंगे कि इस चीज़ में अपन कोलैबोरेट कर सकते हैं, इन चीज़ों में अपन कोलैबोरेट कर सकते हैं, इस मतलब कुछ मतलब XY डोमेन में इसका कितना स्कोप है इंडियन मार्केट में, या इंडिया का वहाँ मार्केट में कितना स्कोप है, ये कौन रिसर्च करता है? यही लोग करते हैं एकेडमी वाले। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स तो अपनी जगह चल रही है, कभी कुछ आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स आ गई, कभी दूसरे आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स आ गई, बट द बैक एंड में जो रिलेशन चलते हैं विथ एनी इंटरनेशनल एट एनी इंटरनेशनल फोरम एंड विथ एनी कंट्री, राइट, उसमें जो पीपल टू पीपल और एजुकेशनल लिंकेजेस होते हैं वो थ्रू दीज यूनिवर्सिटीज, थ्रू दीज प्रोग्राम्स, स्टूडेंट एक्सचेंज और ये सबसे होता है। इंडीड, मतलब यही तो है पर्पज, मतलब परमानेंट डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप यहाँ चलता है बैक एंड में। बिल्कुल, ऊपर तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बातें हैं और बड़े बड़े मुद्दे निकल के आते हैं कि भाई डील करनी है राफेल की इनसे कि उनसे। वो ऑप्टिक्स है ना, वो देखो लोगों को ऑप्टिक्स देखनी है या उनको सब्सटेंस देखना है, वो भी मैटर कर रहा है ना भाई। फोटो देख रहे हैं कि भाई लोग कैसे हैंडशेक कर रहे हैं, कैसे हग कर रहे हैं, वो लोगों को देखना, वो देख लो। कुछ सब्सटेंस जो है वो आपके MOU साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो उसमें क्या क्या चीज़ें आई वो सब कौन मतलब वेटेड करता है? यही लोग करते हैं। रिसर्च स्कॉलर हुआ या जो अपने ब्यूरोक्रेसी IFS ऑफिसर हुआ, ये सब इन्हीं की हेल्प लेते हैं। अब हमारे जो प्रोफेसर हैं वो अपने IFS ट्रेनिंग में भी मतलब वो अपने पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पे अपने लेक्चर्स देते हैं, तो इन सब का यूज़ है। बात यह है कि इनको प्रोडक्टिव वे में रखा नहीं गया, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ऐसी यूनिवर्सिटी को भी आप मतलब पॉजिटिवली प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो लोग कैसे जाएंगे रिसर्च की तरफ? मतलब लोग कैसे ये सोचेंगे कि यार इसमें ज़रूरी है कि बच्चे का माइंड ब्रॉडन हो जाएगा। अब आप कहीं चले JNU से, आप इंटरनेशनल, किस वे में इंटरनेशनल है? हमने ऐसा क्या किया जो इंटरनेशनल है? गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो हमें इतना फंडिंग करेगी, हमें सब्सिडाइज कर रही है। हम कुछ प्रोडक्टिव तभी तो कर रहे हैं, वरना तो अभी कमेटी बैठ जाएगी, वो बोलने लग जाएगी इट्स नॉट यूजफुल, CAGA भी रिपोर्ट डाल देगी। तो कुछ तो प्रोडक्टिव है ना। बात यह है कि उसको एडवर्टाइज नहीं करना है, कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, आज नहीं तो कल नैरेटिव तो वापस पॉजिटिव आएगा। तो करने दो, जैसे वहाँ पे ABP पॉलिटिक्स कर रही है, अच्छी बात है, करो। ABP को भी अपना मतलब वहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिव होना है, वहाँ पे सीटें जीतनी है, करो, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो, मतलब JNU के फेवर में करो। स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूशन, नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज। आप वहाँ पे हो तो वहाँ पे ये डिफेंड करो ना कि भाई JNU इज गुड। आप ये नहीं बोल सकते। ठीक है, देखो आप रिसर्च यूनिवर्सिटी में हर तरह के एलिमेंट मिलते हैं, आपके अपने घर में भी हर तरह के एलिमेंट मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, लेकिन वो डोमिनेट थोड़ी कर रहे हैं। मतलब एक दो इंसिडेंट से JNU को इतना स्टिग्माइज कर दिया, हर लोग वैसे ही हैं। ये प्रेजुडिस बना मतलब गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना अगर इंटरनेशनल, तो फिर तो मतलब सारे अपोजिशन भी इंटरनेशनल है। कहने की बात, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करना गलत थोड़ी है, अपन कर सकते हैं ना।
ये तो राइट है ना। मतलब उस पे देश की सिक्योरिटी थ्रेट में आ रही, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल इंटरनेशनल है। लेकिन जेएनयू तो ऐसा करता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, डिबेट हर तरह की होती है उस पे, आप नेशनल इंटरनेशनल कास्ट सिस्टम पे सब पे डिबेट होती है और ओपन डिबेट होती है। और जेएनयू जितना इंक्लूसिव है, जितना यहाँ पे आप ओपनली बोल सकते हो विदाउट एनी फियर, आई थिंक बहुत रेयर इंस्टीट्यूशन है ऐसा ऐसे। फोरम नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ को जज नहीं करेगा, मतलब यू कैन मेक ए मिस्टेक, और आप मिस्टेक करके ही सीखते हो ना। क्योंकि क्या होता है, बाहर जाओगे जल्दी से चुप करा दिया जाएगा, ये क्यों बोल दिया आपने, तो उसको बताया जाएगा कि ये इसका मतलब, इसके मतलब एक पर्सपेक्टिव ऐसा भी है, इसका एक व्यू ऐसा भी है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो अच्छी बात है, यही तो सिखाता है। और जेएनयू में डिबेट्स होती हैं लेकिन लड़ाई थोड़ी होती है। अब थोड़े इंसिडेंट हुए हैं लेकिन जनरली फाइट्स नहीं होती ना, फिजिकल फाइट्स, वर्बल आर्गूमेंट होंगे। हमारे इलेक्शन में मतलब प्रेसिडेंटल डिबेट्स होंगी, उसको सभी लोग सुनने आते हैं, डीयू से भी आते हैं। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि इतना पैसों से आप इलेक्शन जीत पाओगे, नहीं, आपके आइडियाज से, मतलब ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया जहाँ पे आपके आइडियाज और आपके थिंकिंग से ही आप इलेक्शन। Okay, we are almost at the last leg of our podcast. So I again want to come back to China. ओके, ये चाइना जो है, why does it need all these territories? अक्साई चीन भी चाहिए, अरुणाचल को भी अपने में दिखाना है। मकसद क्या है? सिर्फ प्राइड बढ़ाने के लिए? वो इम्पीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट अभी तक दिमाग में से नहीं निकला है, या फिर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट व्हाई डज इट वांट इट? क्योंकि इंडिया के साथ अगर पार्टनरशिप भी करे, दोस्ती भी अच्छी रखे, तो भी ये चीज़ें शेयर हो सकती हैं। बट ये दूसरा रूट क्यों लेना अग्रेशन का? पहली बात तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी और उसके इनिशिएटिव जानना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मोटिव्स आर नॉट वेरी क्लियर समटाइम्स। लाइक अभी भी गलवान के लिए बहुत से ऐसे आइडिया, मतलब ऐसे अजम्पशन किए जा रहे हैं, गैस किए जा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इंडिया 370 abolish and India claims is part of India एक्साइज चीन, so चाइना ने इसको अग्रेशन के थ्रू शो करना चाह रहा है कि यू कुड नॉट, मतलब दिस शुड नॉट बी योर स्टेप फॉर द जम्मू कश्मीर। उसको इंटरनेशनलाइज भी किया था पाकिस्तान के थ्रू। बट बेसिकली देखो, अगर इंटरप्रेट करें उनका एक्शन, बेसिकली ये होता है कि फिर इंडिया राइज, मतलब अपने नेबर्स को आप पीसफुल राइज तो होने दोगे नहीं, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम योर नेबर। दे फील्स कि इंडिया ग्रो होगा तो क्या होता है, दो तरह की जर्नी लोगों को शो होगी। इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी शो होगी, उनके थोड़े अथॉरिटेरियन जो हैं वो शो होगी, तो वो अपना मॉडल प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। और इसलिए एक्साइज चीन का आप इनिशिएटिव देख सकते हो ताकि वो बिजी रखें, इंडिया के रिसोर्सेज वहाँ पे इन्वेस्ट हो, इंडिया की एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट हो। एक तरफ पाकिस्तान हो तो वो अपनी ग्रोथ पे कम रिसोर्सेज लगा सके, कम कंसंट्रेट कर सके, उसकी एनर्जी कम लगे। सेकंड थिंग ये होता है कि अगर आप देखो थोड़ा कुछ चीज़ें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, लाइक अगर आप अरुणाचल देखो तो ऐसे नहीं, अरुणाचल कुछ लोग सोचते हैं कोई मतलब नहीं है, इतना कुछ ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अरुणाचल का अगर कल्चर इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन इसके अलावा भी उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। तो एक वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का जो मेजोरिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वो तिब्बतियन प्लेटू से निकलता है 80%। तो अगर वो इनके हाथ चला जाएगा तो देन इट विल बी अ ड्राई स्टेट। तो ये ऐसा नहीं है कि उनमें लॉजिक्स नहीं है, लॉजिक्स आर देयर, बट ये चीज़ें ये करके जो अपन को लगता है कि ये चीज़ें वाइबल भी नहीं है और इन चीज़ों से उसकी इमेज भी अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि एज ए पावर दे वांट टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस आप मिलिट्री के थ्रू तो नहीं कर सकते, समवेयर सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो नीडेड। अब सॉफ्ट पावर के थ्रू क्या होता है, पीपल विल सी और कंट्री विल सी कि वो अपने मतलब नेबर्स को कैसे ट्रीट कर रहा है। तो हाउ कैन अफ्रीकन कंट्रीज विल ट्रस्ट ऑन देम। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे अपन डेट ट्रैप पॉलिसी देख रहे हैं, उन्होंने श्रीलंका के साथ क्या किया, श्रीलंका को डेट दिया और फिर उन्होंने हेम्बोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स की लीज पे लिया। तो ये एग्जाम्पल सेट होते हैं। देन मतलब who knows, it can be isolated country in next few years because all their actions are not suitable for the other countries. It's like कि मैं किंग हूँ, आप वैसल हो, you have to act like this. I'll dictate your terms. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, every country is independent, they have their own economic and political structure. But China somehow thinks कि we are superior. लेकिन उनका जो concept है कि we are the middle kingdom and everyone is a vessel for us. कि गॉड है, गॉड के बीच में और जनता के बीच में हम है मिडिल किंगडम, वी विल टेल कि क्या करना है आपको। तो उनका वो माइंडसेट भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं वो इतना ग्रो नहीं कर सकते, वी आर द सुपर पावर।
तो हमारी चलनी चाहिए। वी कैन डिक्टेट द टर्म्स इन, ऐसे थोड़ी वो इंडिया को ही केवल ये मैप के थ्रू या इंडिया को ही ये बाउंड्री प्रॉब्लम्स, उसके लगभग अपने नेबर्स के साथ प्रॉब्लम है। सबके साथ। आप अभी देखा जो पॉलिटिकल मैप उन्होंने जो निकाला है अपना, वो उसमें लगभग कंट्रियों ने, इनफैक्ट रशिया को भी उन्होंने कुछ टेरिटरी क्लेम करी है। तो उनके कुछ माइंडसेट में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है उनका, वो कुछ अलग डोमेन में सोच रहे हैं, जो जिसका जिसका मेरे हिसाब से वर्ल्ड अब देख रहा है कि मतलब दे हैव सम हिस्टीरिया टाइप प्रॉब्लम, जिसको अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव एफर्ट के थ्रू वी कैन मतलब ट्रीट चाइना और मेक देम रियलाइज कि दिस इज नॉट द, मतलब चाइना का एक ये भी इशू है कि दे वांट मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट दे वांट यूनिपोलर एशिया. This is also one of it. So okay, Rishabh, it was very nice talking to you. There are so many things to learn from this podcast, and it was very, very interesting to talk and learn so many things. It's nice. Okay, thank you for inviting me. It was pleasure to meet you. Thank you very much.